स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। स्टडी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न लेके आए हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए एवं इनके गुणों पर भी प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, आवेश के बारे में यहाँ आपको आवेश किसे कहते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस प्रश्न के अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए ज़रा हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके, फलस्वरूप उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक खास बात आई है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण से विद्युत उत्पन्न हो जाती है। मैंने एक सरल से उदाहरण पर चर्चा की थी, आप लोगों को ध्यान हो कि जब कंघी या स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो कंघी या स्केल में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो आकर्षण का गुण था वही क्या थी, विद्युत ऊर्जा थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहे हैं। वो एक कुचालक से दूसरे कुचालक में जा रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं। फलस्वरूप उनमें कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण का गुण। तो यही किसका गुण है, आवेश का गुण है। एक बार फिर ध्यान से सुन लें कि आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसमें पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सके और फलस्वरूप उनमें क्या हो, आकर्षण का गुण आ जाता है। इसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। अब चलते हैं हम आवेश के मात्रक पर। एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो कूलम होता है और इसे कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस पद्धति में इसके दो मात्रक हैं, एक ईएसयू, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मात्रक है स्थिर कूलम, और ईएमयू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका मात्रक है एफ कूलम। अब जरा हम मात्रकों में आपस में क्या रिलेशन होते हैं उन पर विचार करते हैं। एक कूलम जो है वो 3 गुणा 10 की घात 9 स्थिर कूलम के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर में अक्सर पूछी जाती है, ऑप्शनल टाइप में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है। एक कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्थिर कूलम। अब हम सीजीएस के जो दो मात्रक थे ईएसयू में और ईएमयू में, उनमें रिलेशन देखते हैं। तो उनमें जो रिलेशन है वो एक एफ कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 10 स्थिर कूलम। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सूत्र की ओर। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। नोटेशन में अगर हम इसे प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से और समय को T से। अब जरा हम इसका विमीय सूत्र बना लेते हैं। धारा, विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A से, और समय को विमीय सूत्र में किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। तो इस प्रकार इसका विमीय सूत्र बन जाता है AT। MLT के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर MLT में व्यक्त करेंगे आप तो द्रव्यमान तो इसमें है नहीं है, लंबाई भी नहीं है, तो M की पावर आप 0 लगा सकते हैं, L की पावर 0 लगा सकते हैं और AT से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने AT से व्यक्त किया है, धारा गुणा समय। अब बात आती है कि आवेशों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेशों के प्रकार, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम आवेशों का वर्गीकरण किया। उन्होंने दो प्रकार के आवेश बताए। धन आवेश, जरा ध्यान से परिभाषा सुने कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, इस वर्ड पे जरा जोर दें कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश कहलाता है। तो जो भी पदार्थ है अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और किसी पदार्थ पर जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव चार्जेस कहेंगे। इसके बाद एक उदाहरण पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। ये एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये, दो पदार्थ हैं। इसमें 5 प्रोटॉन हैं जो प्लस प्लस से मैंने दिखाए हुए हैं, रेड पेन से दिखाए हुए हैं, और ब्लू पेन से जो दिखाए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कैसी अवस्था होगी, उदासीन अवस्था। प्लस माइनस बराबर हैं तो उदासीन अवस्था। ठीक इसी प्रकार 5 प्रोटॉन इसमें लिए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमने इसे घर्षण की अवस्था को दिखाया, यहाँ मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, इसका मतलब इसको हमें पास लाया हूँ, घर्षण की अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करके उसका आदान प्रदान हुआ और दूसरे पदार्थ पर चला गया। आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। तो अब यहाँ देखते हैं अगली स्थिति क्या बनती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। हमने पहले परिभाषा देखी थी ऋणावेशित की कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऋणावेशित। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऋणावेशित, तो कोष्टक में भी लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। दूसरे पदार्थ में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, पूर्व अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। अब कितने रह गए, 4, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो इसे अपन क्या कहेंगे, धन आवेशित पदार्थ कहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो गुण है केवल कुचालक पदार्थों में होता है, चालकों में नहीं। चलिए अब हम इस उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि यदि कांच की छड़ को रेशम के से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, रेशम में चले। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे आ गई है, कांच की छड़ पे। तो कांच कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और रेशम जो है, रेशम पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब आते हैं आवेश के गुणों पर चर्चा करते हैं, इनके कुछ फैक्ट्स पे हम देखते हैं। तो आवेश के मुख्य गुण तथा तथ्य निम्न प्रकार के हैं। नंबर पहला है कि विद्युत आवेश की जो प्रकृति होती है वो एडिटिव होती है, योग्य होती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिए, दो आवेश ले लिए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा और आप समझ सकते हैं कि जैसे एक आवेश हमारा, एक पदार्थ का आवेश +4 क्यू है तथा दूसरे पदार्थ पर आवेश जो है -2 क्यू है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 4 क्यू में से माइनस का 2 क्यू कम हो जाएगा तो प्लस का 2 क्यू बचता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एडिटिव होती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट तो इसका फैक्ट है वो है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, कंजर्व राशि है। तो आप ऊपर जो एग्जाम्पल में एक विशेष बात देखी कि जब हमने दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चला गया था जो धनावेशित हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी एक दूसरे पदार्थ पे हो गई। तो आपने यहाँ देखा था, जरा आप फिर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएँ दोनों परमाणु के तो समान ही होंगे, क्योंकि इसमें 6 हैं तो इसमें 4 यानी 10। ऊपर भी अगर आप देख रहे हैं तो 5 और 5 10 थे। तो इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक जो संख्या थी उसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो वही बात कही है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा, कांच की छड़ पर धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण भी ऋणावेश उत्पन्न होगा, किस पर, रेशम के कपड़े पे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो ऋणावेश है आवेश है वो कितना होगा, बस प्लस लग जाता है, +1.6 × 10⁻⁻, और कूलम। ठीक, तो ये हमने इसके दो गुण देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुण हैं। तीसरे गुण पर अब चर्चा करते हैं। आवेश की जो प्रकृति होती है, आवेश प्रकृति में सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है।
कैसा होता है, पूर्ण गुणज, एक निश्चित रूप में होगा, न्यूनतम निश्चित रूप में होगा। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। सूत्र दिखाया है, Q बराबर प्लस माइनस एन ही, जहां एन का जो वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट हो सकती है। अगला पॉइंट आया है कि आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर होता है, यानी अगर कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। आवेश सदैव चालक की कौन सी सतह पर होता है, बाहरी सतह पर होना है, ध्यान रखना। खोखले चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, अर्थात नहीं होता। आवेश कैसी राशि है आवेश एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट आता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश है उसके वेग पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे वो किसी भी वेग से गतिमान अवस्था में हो, आवेश हमेशा समान ही बना रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सजातीय या समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये कैसे होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि कैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। अगला पॉइंट है कि विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस क्यू या माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी आवेशित वस्तु का जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु वस्तु कहते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आवेश जो है, आवेशित वस्तु जो है वो दूरी की तुलना में उसका जो डायमेंशन है वो बहुत कम है, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, बिंदु वस्तु मान सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। और उनका समस्त आवेश कहाँ मानेंगे, एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। यांत्रिकी विज्ञान में हम देखते थे कि जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल एक बिंदु आवेश हो गया, या बहुत लंबी दूरी जो डिस्टेंस है दो शहरों के बीच, उस शहरों के बीच में अगर मान लो दिल्ली से लेके बम्बई के बीच की दूरी बहुत है, उसमें कोई कार चल रही हो उस रोड पे, तो वो कार है वो एक क्या होगा, एक बिंदु वस्तु के रूप में ही होगी, है ना। तो वो यांत्रिकी विज्ञान में हमने देखा था। यहाँ आवेशित बिंदु आवेशित की बात हो रही है, तो उसमें देखेंगे कि आवेशित वस्तु का आकार अगर उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली वीडियो में शीघ्र ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।